सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर रात 8 बजे मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आती हूँ, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपके हिंदी विषय के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं और आप लोग भी सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर करिएगा। दोस्तों, आप जितना अधिक से अधिक आंसर करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा और कोई भी एग्जाम आपके सामने आएगा आप उसको तोड़ के रख दोगे, आप उसको क्रैक करके ही रहोगे। बहुत जरूरी है कि आप लोग कंसंट्रेट होकर के इन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए और ये जो क्वेश्चंस मैं लाती हूँ आपके लिए, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, वनडे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? जो हमारी हिंदी भाषा है इसकी कितनी उपभाषाएं हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज के ग्रुप में या आपके जो अपनी मित्र मंडली है उस ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे भाई बहन हमसे जुड़े और इन वीडियोस का लाभ ले पाए। खासकर जो हाउस वाइफ है, जो कोचिंग नहीं कर सकती हैं, अलग से जाकर के वो क्लासेस नहीं कर सकती हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत परफेक्ट हैं। अगर वो अच्छे से पढ़ रही हैं तो वो भी अपने सपने को जरूर पूरा कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, ये क्वेश्चन है। तो जो हिंदी भाषा है इसकी दोस्तों टोटल होती हैं 5 उपभाषाएं। अब कौन कौन सी होती है? पहली होती है पूर्वी पूर्वी हिंदी, दूसरी होती है पश्चिमी हिंदी, फिर आती है बिहारी हिंदी। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद दोस्तों फिर आती है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। ये अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने कॉपी में। फिर है पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो अगर हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, अब अगर एग्जाम में पूछता है आपसे तो आप लोग इसको कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल कर लोगे। ये पांचों के पांचों आपको याद होना चाहिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये टोटल 5 उपभाषाएं हैं हमारे हिंदी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। उम्मीद करती हूँ 1 आपको अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पर 4 प्रदेश लिखे गए हैं। इनमें से कौन सा प्रदेश है जो हिंदी क्षेत्र यानी कि जहां पर लोग हिंदी भाषा का कम यूज करते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है और हरियाणा में भी कुछ कुछ आप देखोगे लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन पंजाब में मैक्सिमम आपको पंजाबी भाषा ही लोग बोलते हुए दिखेंगे। इसलिए राइट आंसर जो ऑप्शन ए है पंजाब, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत इजी है। निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है, यानी कि किसका उच्चारण तालु से होता है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो यहाँ पर जो का वर्ग है, क ख ग घ, इसका कंठ होगा। जो चा वर्ग है, चा छ ज झ, तो चा का तालु होगा चा, छ, ज और झ, इनका तालु होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ज दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें तालव्य व्यंजन कौन सा है? ज है। और जो ग है ये क वर्ग में आएगा और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, ठीक है। और ये डा जो है ये टा वर्ग में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मूर्धा हो जाएगा। फिर है द है तो ता था द ध, तो ये ता वर्ग में आएगा और इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पा वर्ग का ओष्ठ हो जाएगा। ऑलरेडी मैं सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? जो हा है, अभी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो तीनों स हैं, तीनों श और ह क्या है, ये चारों के चारों अक्षर जो है ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब इनको बोलते हैं तो मुख से ऊष्मा निकलती है, श श श और ह। तो इसीलिए
गर्म हवा निकलती है मुख से जब इनको हम बोलते हैं इन वर्णों को, तो इसीलिए ये क्या होगा, उष्ण व्यंजन होगा। और अंतस्थ कौन कौन से हैं ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इन लोगों को आप याद रखिए, य, र, ल और व। ठीक है, संयुक्त में आपको पता है छ, त्र, ज्ञ और श्र आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? शूद्र का स्त्रीलिंग, शूद्रनी, शूद्रानी, शूद्री या फिर शूद्रा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शूद्र का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा? शूद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूद्रा हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, जब अधिक से अधिक भाई बहन इन वीडियोस को देखेंगे तभी मेरा वीडियो को बनाने का और मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी, जब अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों तक, हाउस वाइफ तक ये वीडियो पहुंचेगी। जिनको भी जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई बहन जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ लें। और जब आप कोई भी एग्जाम क्रैक करोगे, आपको जॉब मिलेगी, तो आप देश के निर्माण में भागीदार बनोगे और देश हमारा और आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए राष्ट्र हित के लिए, देश के हित के लिए आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम सभी को एक ऐसा भारत बनाना है जो वाकई में विश्व गुरु हो। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। दूर शब्द की भाववाचक संज्ञा है। दूर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? दूरपन, दूरता, दूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूर शब्द की भाववाचक संज्ञा जो है वो है दूरी। क्या है? दूरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप सभी को पता है कि 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला होता है उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? मैं, मैंने, मुझे, ये सब आता है, यानी कि खुद की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के का मतलब होता है जिससे आप बात कर रहे हो। ठीक है, अपनी बात कर रहे हो तो मैं, मैंने, मुझे यूज करोगे। दूसरे की बात करोगे तो तू, तुम, ये सब यूज करोगे। तुम, तुम्हें, तुझे, ये सब आप यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद जो अन्य पुरुष होता है, इसमें आप किसी दो लोग मिलकर के किसी तीसरे की बात करते हैं, तो ये अन्य पुरुष कहलाता है। तो अन्य पुरुष में कौन कौन आता है? अन्य पुरुष में आता है वह। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है उसे। इसके अलावा दोस्तों वे, ये, उनका, उनकी, ये सब आता है। ठीक है, ये सब किस में आता है? ये सब अन्य पुरुष में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उत्तम पुरुष की बात होगी। उत्तम यानी कि खुद को यहाँ पर बताया कि मैं उत्तम हूं, तो जब मैं आएगा तो वो उत्तम पुरुष। जब दूसरे की, सामने वाले की बात कर रहे हैं, तू, तुम, तुम्हें, और जब तीसरे की बात हो रही है, दो लोग मिलकर कर रहे हैं, वह, उसने, उनका, वे, ये सब जब बात होगी तो वहां पर अन्य पुरुष आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख रहा है आपको, सही हो जाएगा। 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तुम अपने घर जाओ, इसमें अपने है निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक से तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, यहाँ पर बात हो रही है, कोई व्यक्ति कह रहा है सामने वाले से कि तुम अपने घर जाओ, तो उसका घर क्या है? निजी है ना, उसका अपना घर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? शाबाश, आहा, ओ, सरीखा। तो शाबाश, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। आहा, ओ, ये सब क्या है? ये सब विस्मयादिबोधक अव्यय हैं, लेकिन यहाँ पर सरीखा ये विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। और यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का प्रयोग होता ही होता है अगर ये शब्द आते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी और आप लोग इसको अच्छे से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण परंतु, सहसा, और या फिर वाह। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक। ठीक है,
तो जो अचानक है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निराधार का संधि विच्छेद है। निराधार शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या है? निराधन धार, निधन आधार, निर्धन आधार या फिर निराधार, निधन राधार। तो दोस्तों जो निराधार है इसमें है विसर्ग संधि। तो विसर्ग आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी में लगा हुआ है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो निधन आधार होता है। क्या होता है? निधन आधार। निराधार का संधि विच्छेद अगर पूछेगा तो क्या होगा? निधन आधार। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दुर्मति का सही संधि विच्छेद है। दुर्मति का सही संधि विच्छेद इसमें से हमें ढूंढना है दुर्मति का। तो दोस्तों दुर्मति का हो जाएगा दुह धन मति, और इसमें भी क्या होगा? विसर्ग संधि होगी, क्योंकि विसर्ग जहां भी लगा होगा आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो दुह धन मति दुर्मति, और यहाँ पर ऊपर आपने देखा निधन आधार निराधार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि इनमें विसर्ग संधि होगी, लेकिन फिर भी आप देखो इन दोनों में क्या है? विसर्ग संधि, दुर्मति और निराधार में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन अर्थात गजानन यानी कि गज है आनंद जिसका, यानी कि हाथी के मुख जैसा। तो हाथी के मुख जैसा यानी कि हाथी के जैसा मुख किसका है? भगवान गणेश का। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इसमें गणेश की। तो यहाँ पर ये जो गजानन शब्द है किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान गणेश के लिए। तो इसमें द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास, कौन सा समास होगा? तो इसमें जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब जो अर्थ होता है वो कोई तीसरा देता है, जैसे कि दशानन। दशानन अर्थात रावण। किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? रावण के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पीतांबर शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पीतांबर शब्द हम प्रयोग करते हैं भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है। तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है, यानी कि इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। तो जब कोई तीसरा अर्थ देगा ये जो शब्द है तो हमें क्या लगाएंगे? वहां पर हम बहुब्रीहि समास लगाएंगे। द्वंद्व समास में आपको पता ही है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, रात दिन। ठीक है। और द्विगु समास में तो पहला पद क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, जैसे कि नवरात्रि हुआ, पंचवटी हुआ, चौराहा हुआ। और कर्मधारय समास में एक विशेष्य होता है और दूसरा विशेषण होता है। तो इसमें जैसे कि चरण कमल हुआ, ये सब क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल, जो चरण है वो कमल के समान है। तो अभी मैंने इसको आपको बता भी दिया है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो जो चरण है वो उनकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। यहाँ पर विशेषण और विशेष की बात हो रही है, विशेषता बताई जा रही है। जो चरण है, जो चरण पादुका है या जो पैर है वो किसके समान है? कमल के समान है। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, और जहां पर विशेषता बताई है वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, विशेषण और विशेष्य की बात जहां भी होती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? किंवदंती, आविष्कार, सुलोचना या समुद्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर किंवदंती सही है, आविष्कार भी सही लिखा है, सुलोचना भी सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर समुद्रिक लिखा है। समुद्री नहीं बल्कि क्या होता है? सामुद्रिक होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो ये क्या है? अशुद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा है? तिरस्कार, मनयोग, हस्तक्षेप या विच्छेद। तो दोस्तों यहाँ पर जो हस्तक्षेप लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। विच्छेद नहीं बल्कि क्या होता है? विच्छेद होता है, आप सभी को पता है विच्छेद होता है। इसके अलावा तिरस्कार इस तरीके से होता है, और मन योग नहीं बल्कि क्या होता है? मनोयोग होता है। क्या होता है? मनोयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही रहेगा। दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो इसका मतलब आप कम से कम 4 क्वेश्चन इसके साथ साथ और भी पढ़ते हो। तो इस तरीके से आपके ये मत सोचिए आप केवल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पढ़ करके जा रहे हो, आप ये सोचिए कम से कम 100 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ करके जा रहे हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं
तो इससे हमारा वो विषय जो है वो और मजबूत होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ बार बार कि अच्छे से वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखा करिए, जिससे आपकी तैयारी हिंदी विषय की और अच्छी हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भौजाई का तत्सम रूप है। भौजाई मतलब भाभी। अब भौजाई जो शब्द है ये है तद्भव शब्द, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है तत्सम का। तो तत्सम रूप इसका क्या है, इसका शुद्ध रूप क्या है? भ्रातृजा, भ्रातृजाया, भाभी या भौजी। दोस्तों जो भौजाई का शुद्ध रूप है वो है भ्रातृजाया, यानी कि भाई की पत्नी। भ्रातृ मतलब भाई और जाया मतलब पत्नी। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। परपट शब्द का तद्भव रूप है। परपट, तो परपट शब्द का तद्भव रूप है दोस्तों पापड़। पापड़ को हम क्या कहते हैं? परपट कहते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप में जो तत्सम रूप होता है इसका पापड़ का, जैसे आमतौर पर हम पापड़ ही बोलते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है पापड़ तरीके से बिगड़ा हुआ तद्भव रूप हम बोलते हैं। जो शुद्ध शब्द होता है संस्कृत का वो होता है परपट। इसी प्रकार कपड़े को क्या कहते हैं? इसे हम आम बोलचाल में कपड़ा बोलते हैं, लेकिन कपड़ा का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? करपट होता है। क्या होता है? करपट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभि, अ, अभ्य या फिर अम्भ। तो दोस्तों अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। क्या है? अभि उपसर्ग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत, तद्धित, स्त्री या फिर प्रत्यय नहीं है। तो जो पांडव शब्द है इसमें तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। कहीं गया होगा, तो फिर वो क्या कह रहा है कि जब वो घर से लौट कर आया तो क्या कह रहा है कि उसका मन नहीं लग रहा। तो इसमें क्या है? संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, मनोविशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध है या समुच्चय बोधक पदबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। उसका मन नहीं लग रहा है, यानी कि यहाँ पर है क्रिया विशेषण पदबंध। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्रिया क्या है? घर से लौटना है, और फिर यहाँ पर देखिए घर से लौटना काम हो गया है, क्रिया इसमें हो गई। विशेषता क्या है? मन नहीं लगना। तो मन नहीं लग रहा है ये विशेषण हो गया, इस वाक्य की विशेषता हो गई। तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण कैसे होगा? बहुत इजी है। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। मयंक सुंदर और हंसमुख है। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो यहाँ पर दो विशेषता बताई जा रही है। पहला तो मयंक सुंदर है, दूसरी विशेषता वह हंसमुख भी है। उसकी दो क्वालिटी बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हम और के माध्यम से क्या कर सकते हैं? दोनों क्वालिटी को जोड़ सकते हैं, एंड या और के माध्यम से। तो मयंक सुंदर और हंसमुख है, दोनों चीजें आ गई इसमें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है मयंक सुंदर और हंसमुख है, उसकी दोनों क्वालिटी भी बता दी और आसानी से इस वाक्य को सरल वाक्य में भी कन्वर्ट कर दिया। तो मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मुझे बाजार जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाजार जाना है, तो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है? मुझे बाजार जाना है, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, पूरा वाक्य कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद जब पूरा वाक्य कंप्लीट होता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। तो पूर्ण विराम के नीचे यहाँ पर देखिए रेखांकित, यहाँ पर रेखांकित चिन्ह प्रयोग किया गया है कि ये क्या है। तो ये क्या होता है? हिंदी में आप सभी को पता है पूर्ण विराम होता है। तो यहाँ पर बिना देखे ऑप्शन नंबर ए जो है आप इसको टिक लगा लीजिए। क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। अभी आपने देखा है पूर्ण विराम हम कैसे लगाते हैं? बस एक रेखा सीधी खींच देते हैं। तो यहाँ पर कहाँ बनी हुई है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सगुण का विलोम है। सगुण मतलब जिसके अंदर गुण ही गुण हो, पॉजिटिव सेंस में अच्छी अच्छी चीजें हो उस व्यक्ति के अंतर्गत, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हो। तो सगुण
का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सगुण का विलोम पूछा है। सगुण का विलोम क्या होगा? दुर्गुण, अवगुण, निर्गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गुण होता है, गुण का जो विलोम होता है वो होता है दुर्गुण। क्या होता है? दुर्गुण। तो यहाँ पर देखिए जो सगुण है इसका जो विलोम होगा वो होगा निर्गुण। क्या होगा? निर्गुण होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ पर, तो गुण का दुर्गुण आपने देखा और सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है। क्या होता है? निर्गुण होता है। जैसे कि सगुण शाखा के कवि जो भगवान को मानने वाले होते थे और जो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे ईश्वर में, और जो निर्गुण भक्त यानी कि जो निर्गुण भक्ति शाखा के लोग कैसे थे? जो भगवान की आइडियली पूजा नहीं करते थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो ईश्वर को निर्गुण मानते थे। यानी कि उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई प्रकार नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर सगुण का निर्गुण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है स्वार्थ का विलोम। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। स्वार्थी का विलोम क्या होता है? निस्वार्थी। यानी कि स्वार्थ छिपा होता है, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसको स्वार्थी कहते हैं। और जो बिना किसी लालच के आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है, वो क्या है? निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ उसके अंदर कोई लालच नहीं है। तो स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जंगल का पर्यायवाची शब्द है रनिवास, कटक, विपिन या फिर अगटरा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रनिवास, कटक, विपिन और अगटरा दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विपिन। विपिन का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। किन्हीं किन्हीं बच्चों का भी नाम होता है विपिन। तो याद रखिएगा कि जंगल के पर्यायवाची है विपिन होता है, कानन होता है, इसके अलावा अरण्य होता है। ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा और सारे विषयों की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा बीहड़ भी होता है। बीहड़ के अलावा सहरा भी होता है। ठीक है, ये सब जंगल के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है अमृत का पर्यायवाची शब्द है रदन, धान्य, अव्यय या फिर पीयूष। तो साफ साफ आपको पता है कि जो पीयूष है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पीयूष। इसके अलावा दोस्तों पीयूष के अलावा अगर हम बात करें तो अमृत के पर्यायवाची में मधु आ जाएगा, सुधा आ जाएगा, अमी आ जाएगा, सोम आ जाएगा। ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं निम्नलिखित में से अंबर का अर्थ नहीं है आकाश, वस्त्र, अवयव या फिर कपास। तो अंबर का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवयव। अंबर का अर्थ अवयव नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। निम्नलिखित में से अंक का अर्थ नहीं है अध्याय, सूर्य चिन्ह या फिर गोंद। दोस्तों अंक का अर्थ सूर्य नहीं होता है। भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अंक का अर्थ सूर्य नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने टॉप 30 क्वेश्चंस को कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप सारे वीडियोस को हमारे ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो सारे विषयों की वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। आप लोग अपने सपने को पूरा करें, अपने माता पिता के सपने को पूरा करें। दोस्तों हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप लोग और मेहनत करते रहें। जो भी आपको कहीं भी डाउट है, किसी विषय में कोई चैप्टर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करें, आपके सारे डाउट्स हम दूर करेंगे और वीडियोस लेकर के आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे और आप सभी लोग अपने विषय में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। जय हिंद दोस्तों।